बिहार विधानसभा चुनाव के चलते आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सीट शेयरिंग और सीएम के चेहरे को लेकर गठबंधन के बीच कशमकश बनी हुई है। इस बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की 15 अप्रैल को मीटिंग हुई, जो कि सीएम फेस की चर्चा को लेकर काफी अहम मानी जा रही थी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोग आपस में बैठकर तय कर लेंगे। तेजस्वी यादव की राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद उनसे सीएम फेस को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा, आप लोग चिंतित मत होइए, हम लोग आपस में बैठकर ये तय कर लेंगे। तेजस्वी यादव ने जहां इस बात की जानकारी नहीं दी कि पार्टी मीटिंग में तेजस्वी यादव का चेहरा सीएम के लिए तय किया गया या नहीं, उन्होंने इस बात को बार बार कहा कि हम लोगों की पूरी तैयारी है, हम सब मिलकर बिहार को आगे लेकर जाएंगे। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, हम लोग मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आरजेडी नेता ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं, एनडीए की सरकार बिहार में नहीं बनने जा रही है। तेजस्वी यादव ने मीटिंग को लेकर कहा, काफी पॉजिटिव मीटिंग हुई। इसी के बाद अब महागठबंधन की 17 अप्रैल को पटना में प्रस्तावित मीटिंग को लेकर वो बोले, पटना में भी हम बैठेंगे, मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, सबसे ज्यादा पलायन बिहार से हो रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा, अगली बैठक 17 तारीख को पटना में होगी, आगे की रणनीति वहां तय होगी। सूत्रों के मुताबिक 17 अप्रैल को होने वाली बैठक में सभी महागठबंधन दलों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। पशुपति पार्क क्या महागठबंधन में शामिल होंगे, इसको लेकर सूत्रों का कहना है कि सभी ऑप्शन खुले हुए हैं। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की राह एक होगी, ये बात तो है, लेकिन पार्टी के बीच सीएम फेस और सीट शेयरिंग को लेकर कशमकश बनी हुई है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से खुद मुखरता से तेजस्वी के नाम की घोषणा की है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अभी तक इस बात को साफ नहीं कर रही है कि वो तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट के तौर पर समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस इस बात पर सहमत नहीं हुई है कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव को बनाया जाए। इसी बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच हुई ये बैठक काफी अहम है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। रॉबर्ट वाड्रा को लैंड डील मामले में पीएमएलए के तहत ईडी का समन भेजा गया है। इससे पहले 8 अप्रैल को भी बुलाया गया था, पर वाड्रा पहुंचे नहीं थे। ईडी की तरफ से जारी नए समन में 15 अप्रैल को हाजिर होने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद वाड्रा ईडी के ऑफिस पहुंच गए। केंद्रीय जांच एजेंसी उनकी फर्म स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था। इसको लेकर पहले भी वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन पेश न होने के कारण आज समन जारी किया गया है। ईडी के दूसरे समन के बाद वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के लिए अपने घर से पैदल रवाना हुए, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार बदले के तहत कार्रवाई कर रही है, मुझे नहीं पता कि दोष क्या है, जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे भी कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 20 साल से अब तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला है, अगर कुछ है तो सामने लाया जाए। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जाँच के सिलसिले में रॉबर्ट वाड्रा को मंगलवार को दूसरा समन भेजा। वाड्रा पहले समन पर हाजिर नहीं हुए थे, जो 8 अप्रैल को जारी किया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी उनकी फर्म स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि हमने ईडी से कहा कि हम अपने दस्तावेज
व्यवस्थित कर रहे हैं। मैं हमेशा यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज कोई निष्कर्ष निकलेगा। मामले में कुछ भी नहीं है। जब मैं देश के पक्ष में बोलता हूँ तो मुझे रोक दिया जाता है। राहुल को संसद में बोलने से रोका जाता है। बीजेपी ऐसा कर रही है। ये एक राजनीतिक प्रतिशोध है। उन्होंने कहा कि लोग मुझे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि मैं राजनीति में शामिल हो जाऊं। जब मैं राजनीति में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करता हूं, तो वो मुझे नीचे गिराने और वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए पुराने मुद्दे उठाते हैं। मामले में कुछ भी नहीं है। पिछले 20 वर्षों में मुझे 15 बार बुलाया गया और हर बार 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। 23,000 दस्तावेजों को सुव्यवस्थित करना आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए आगाह किया है कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ें। साथ ही साथ रामजी लाल ने जिक्र किया कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। सपा नेता राणा सांगा पर अपनी टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में आई थी, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ और उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया था। आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने करणी सेना को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि मैदान तैयार है, दो हाथ होंगे। तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन अभी हाल ही में करणी सेना के विरोध और धमकियों के मद्देनजर अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है। सुमन ने अपने बेटे और पूर्व विधायक रणधीर सुमन के साथ मिलकर एक याचिका दायर की है, जिसमें 26 मार्च को आगरा में उनके आवास पर हमला करने वालों के खिलाफ केंद्रीय सुरक्षा और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। ये हमला राणा सांगा पर उनकी टिप्पणी के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर ऐतिहासिक राजपूत राजा को गद्दार कहा था। उनके बयान के बाद कई संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन की अपील की गई। आगरा में रामजी लाल सुमन के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं करणी सेना समेत इन संगठनों ने सुमन के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके कारण पुलिस के साथ टकराव हुआ था। विवाद की शुरुआत 21 मार्च को राज्यसभा में दिए गए भाषण से हुई, जिसमें सुमन ने कहा, भारतीय मुसलमान मुगल सम्राट बाबर को अपना आदर्श नहीं मानते। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो पैगंबर मोहम्मद और सूफी परंपरा का पालन करते हैं। हालांकि एक विवादास्पद बयान में उन्होंने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर के साथ राणा सांगा के ऐतिहासिक गठबंधन का जिक्र किया और सांगा की देशभक्ति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, बीजेपी नेता अक्सर दावा करते हैं कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, लेकिन बाबर को भारत में किसने बुलाया? राणा सांगा ही उसे इब्राहिम लोदी को हराने के लिए लाए थे। इस तर्क से अगर मुसलमान बाबर के वंशज है, तो आप भी राणा सांगा के वंशज हैं, जो एक गद्दार था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के प्रदूषण की तरफ सभी का ध्यान खींचा है। उन्होंने हाल ही में राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बात की। उन्होंने जो आंकड़े सामने रखे हैं वो चौंकाने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा है। उन्होंने प्रदूषण से बढ़ती परेशानियों को लेकर कहा, अगर आप 3 दिन दिल्ली में रहेंगे तो आपको कोई न कोई संक्रमण हो ही जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण की वजह से एक नागरिक की औसत आयु 10 साल कम हो रही है। गडकरी ने दोनों महानगर दिल्ली और मुंबई का जिक्र करते हुए कहा है कि दिल्ली और मुंबई दोनों ही प्रदूषण को लेकर रेड जोन में है। नितिन गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि पर्यावरण संबंधी चिंताओं का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। मुंबई में एक इवेंट में बात करते हुए उन्होंने प्रदूषण को लेकर बात की। उन्होंने कहा, हमने पर्यावरण के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है। गडकरी ने मुंबई को लेकर कहा, मुंबई भी रेड जोन में है। ऐसे में हवा और पानी के प्रदूषण से निपटना होगा। दिल्ली में अच्छे रोड बन रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। उन्होंने कहा, हम लगभग 22 लाख करोड़ रुपए मूल्य का जीवाश्म ईंधन आयात करते हैं। प्रदूषण में पेट्रोल और डीजल का बड़ा योगदान है।
ट्रैफिक जाम से निजात की जरूरत है। वाहनों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन में बदलाव की जरूरत है। मैं वैकल्पिक ईंधन का समर्थन कर रहा हूँ। मैं 22 लाख करोड़ रुपए के जीवाश्म ईंधन के आयात पर बचत करना चाहता हूँ और किसानों की जेब में 10 से 12 लाख करोड़ रुपए डालना चाहता हूँ। गडकरी ने कहा कि 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुँचने की बात की आर्थिक महत्वाकांक्षा परिवहन, बिजली, पानी और संचार क्षेत्रों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर निर्भर है। उच्च लॉजिस्टिक लागत को कम करना भी प्राथमिकता है। गडकरी के मुताबिक दिल्ली में साल 2024 में प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया था। प्रदूषण का लेवल इस हद तक हो गया था कि हर तरफ धुआं नजर आ रहा था। बच्चों के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई, साथ ही वाहनों पर रोक लगा दी गई थी और कई तरह के नियम लागू किए गए थे। एक कंपनी आईक्यूएर के अनुसार 18 नवंबर 2024 को गुणवत्ता सूचकांक पर 1500 का प्रदूषण स्तर दर्ज किया गया था, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से सांस लेने के लिए बताए गए संतोषजनक स्तर से 15 गुना ज्यादा था।